Now we are moving to the next part, that is horseshoe magnet. Now the next part is horseshoe magnet. This is the fourth part. Horseshoe magnet. तो फंक्शन ऑफ द horseshoe magnet क्या है? To provide magnetic field. To provide magnetic field. ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा. तो इतना सारा पार्ट्स हो गया. सो दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर. फर्स्ट पार्ट हो गया तुम्हारा आर्मेचर कॉइल, सेकेंड पार्ट स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर, थर्ड पार्ट इज योर कार्बन ब्रश एंड द फोर्थ पार्ट इज योर हॉर्सशू मैग्नेट. ये हो गया तुम्हारा पार्ट्स. नाउ आई विल शो यू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डीसी मोटर. See this diagram very carefully. This is 2 magnets. ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ and this is your south. Here there will be armature coil. ये rectangular, ये rectangular हम दिखा रहे हैं. Let this be A, B, C and D. These are the 4 arms of the rectangular coil A, B, C, D. इसी को कहते हैं आर्मेचर. यही है तुम्हारा आर्मेचर. ठीक है. इसमें बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर होगा और ये पूरा तुम्हारा कॉइल है. ABCD is the coil. So this ABCD is your armature. North and south, these two are magnets, 2 poles of the magnet. This are the 2 ends of the armature coil and these 2 end is connected to the split ring. यहां पर हम split ring बना रहे हैं ऐसे. ये है तुम्हारा split ring. ये हो गया तुम्हारा स्प्लिट रिंग. इसको नेमिंग कर लेते हैं S1 और इसको ले लेते हैं S2. नाउ दिस स्प्लिट रिंग इज कनेक्टेड टू अ कार्बन ब्रश. यहां पर एक कार्बन ब्रश बनाते हैं. यह है तुम्हारा कार्बन ब्रश. ये स्टैटिक रहेगा, ये मूव नहीं करेगा. इट इज ऑलवेज अटैच्ड टू द स्प्लिट रिंग. लेट दिस कार्बन ब्रश का नेमिंग कर लेते हैं B1 and this is B2. And now this carbon brush is attached to a battery with a plug key.
सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ये एक पार्ट हम दिखा रहे हैं, ओनली वन पार्ट। ये है तुम्हारा इनिशियल पोजीशन इन विच द कॉइल इज केप्ट हॉरिजेंटली। यहां पर दिख रहा है कि कॉइल इज केप्ट हॉरिजेंटली, ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन। करंट का डायरेक्शन दिखा रहे हैं, दिस इज योर पॉजिटिव एंड, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। नाउ सी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। फर्स्ट इट गोज इनटू B1, कार्बन ब्रश B1। आफ्टर गोइंग B1 इट इज इन कॉन्टैक्ट विद स्प्लिट रिंग S1, तो ये फिर स्प्लिट रिंग S1 में गया। S1 में जाने के बाद द डायरेक्शन, सी द डायरेक्शन केयरफुली, ये ऐसे गया डायरेक्शन, फिर ऐसे, फिर आर्म AB में, फिर आर्म BC में, फिर आर्म CD में, लाइक दिस। यहां आने के बाद स्प्लिट रिंग S2 में जाएगा। आफ्टर S2 इट विल गो इनटू B2, फिर B2 से अगेन इट विल रिटर्न बैक। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो तो ये हो गया तुम्हारा इनिशियल पोजीशन। और यहां पर एक हम सॉफ्ट आयरन कोर बीच में बना देते हैं, जो कि हम लोग एक्सल बेस को करते हैं। ये है एक्सल। तो यहां पर हम नेमिंग कर देते हैं S1 एंड S2 स्प्लिट रिंग, B1 एंड B2 कार्बन ब्रश, ABCD आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल, NS हॉर्सशू मैग्नेट और आर्क मैग्नेट, और आर्क मैग्नेट S1 एंड S2 स्प्लिट रिंग। हॉर्सशू एक्चुअली नहीं रहता है, इसमें रहता है एक्चुअली तुम्हारा आर्क मैग्नेट। आधा मैग्नेट इधर रहेगा नॉर्थ पोल, आधा इधर तुम्हारा साउथ पोल रहता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम लोग हॉर्सशू मैग्नेट दिखाते हैं, एक्चुअली हॉर्सशू रहता नहीं है, वो आर्क मैग्नेट होता है। जब भी मोटर का पार्ट्स खोल के देखोगे, उसमें देखोगे आधा मैग्नेट एक साइड रहेगा और आधा दूसरे साइड रहता है, आर्क मैग्नेट भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा पहला पोजीशन। हॉर्सशू मैग्नेट इसलिए लेते हैं कि उसका दोनों पोल्स दोनों साइड रहता है ना कर्व्ड वे में, तभी ना बीच में तुम्हारा कॉइल आएगा। अगर बार मैग्नेट ले लेंगे तो कॉइल को कैसे रखेंगे? हाउ वी विल पुट द आर्मेचर कॉइल बिटवीन द पोल्स, तो वो नहीं रख पाएंगे। इसलिए हॉर्सशू रखते हैं, ताकि ऐसे अगर मैग्नेट रहेगा तो कॉइल इसके बीच में रोटेट करेगा, ऐसे करके रोटेट करेगा कॉइल बीच में। एक तरफ पोल इधर होगा, एक तरफ पोल होगा, बीच में तुम्हारा कॉइल होगा, तो कॉइल विल रोटेट बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए हम लोग हॉर्सशू मैग्नेट यूज करते हैं। नाउ इसके बाद जो सेकंड फिगर होगा, यू विल सी हियर कि एज द करंट पासेस थ्रू द बैटरी टू द कार्बन ब्रश B1, इट गोज इनटू द स्प्लिट रिंग S1। स्प्लिट रिंग S1 से कहां गया? आर्म AB में, फिर BC में, फिर CD में, और CD के बाद B2 से निकल के अगेन द सर्किट गेट्स कंप्लीटेड। नाउ करंट तो पास हो गया, लेकिन
Still now we have not determined its direction. अभी तक हमने इसका डायरेक्शन नहीं निकाला. तो we will find out the direction of this rotation of the coil by Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule से इसका डायरेक्शन निकालेंगे कि whether it will rotate clockwise और anti clockwise. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक्सल लिखते हैं. Now when you are applying Fleming's left hand rule to find out its direction, तो किसी एक आर्म के लिए यूज करेंगे, आइदर आर्म ए बी और आर्म सी डी, पूरे कॉइल के लिए नहीं. इस चीज को ध्यान में रखना है. टू फाइंड आउट द डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल विल बी अप्लाइड आइदर ऑन आर्म ए बी और ऑन आर्म सी डी. माई क्वेश्चन टू यू इज whether force will be experienced by arm BC or not. My question to you is, in the given figure, whether the force will be experienced by the arm BC or not. Why? Why no? Because it is in parallel. Very good. Your name, please? Very good, very good. BC will experience no force and AD will also experience no force. BD और AD कोई force experience नहीं करेगा, because in the last class only we have studied when the conductor is placed parallel to the direction of the magnetic field, it will experience no force. यानी कि वो क्या हो गया, 0 डिग्री में आ गया, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के 0 डिग्री में आ गया. तो when it is placed parallel और इट इज इन 0 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, उस पर फोर्स तुम्हारा 0 लगेगा, क्योंकि साइन 0 0 हो गया, तो एफ तुम्हारा 0 हो गया. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू BIL साइन थीटा. बट साइन थीटा यहां नहीं पढ़ना है, ऐसे ही तुमको बता रहे हैं. सो हियर द फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय आर्म AB एंड CD. ठीक है, अब हमको ये देखना है कि बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल AB पर किधर फोर्स लगेगा और CD पर किधर फोर्स लगेगा. इन विच डायरेक्शन द फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय AB एंड CD.